मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, जहां अपनी ही सरकार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बार बार घेर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य लगातार क्यों बागी तेवर अख्तियार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से बनाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार चौतरफा घिर गई है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण के प्रावधान का पालन न करने के आरोपों पर विपक्षी दलों ने योगी सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। लेकिन इन सब के बीच चौंकाने वाली बात है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सुर भी विपक्षी दलों से मेल खा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद जहां योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार से इस प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने बिना देर किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हालांकि यह पहला मौका नहीं जब सहायक शिक्षकों की भर्ती के आरक्षण का सुसंगत पालन न किए जाने के आरोपों पर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार से अलग राह अपनाई हो। पिछले साल 26 नवंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति का विरोध कर रहे अभ्यर्थियों से केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्थित सात कालिदास मार्ग पर अपने आवास पर मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने तब अभ्यर्थियों की आरक्षण की विसंगति को दूर कराने का भरोसा भी दिया था। इसके बाद वे लगातार अलग अलग मौकों पर आरक्षण के मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में इंडिया गठबंधन के घटक दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से आरक्षण और संविधान के मुद्दे पर सफलतापूर्वक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को घेरा, उससे भगवा दल की कमजोरी स्पष्ट नजर आ गई। इसी का फायदा विपक्षी दलों को मिला और इंडिया गठबंधन अप्रत्याशित रूप से यूपी की 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। वहीं बीजेपी केवल 33 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव के निराशाजनक नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के इर्द गिर्द कानाफूसी के बीच सबसे तेज आवाज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की है। राजनीतिक विश्लेषक और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ में इतिहास विभाग के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषक सुशील पांडे बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान उसके बाद जिस तरह से विपक्षी दल आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक है, उसका काउंटर करने में भगवा दल के पास सक्षम पिछड़े नेताओं की कतार नहीं दिख रही। इसी शून्यता को भरने की कोशिश केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। वे इस बात की चिंता नहीं कर रहे कि आरक्षण के मुद्दे पर उनके रुख से उनकी अपनी ही सरकार को कई बार विकट स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद 15 जुलाई को केशव प्रसाद मौर्य ने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग डीओएपी के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को सरकारी विभागों में संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए की गई नियुक्तियों में आरक्षण के पालन के संबंध में लेटर लिखा था, जिसमें कहा था कि विधान परिषद के प्रश्नों में ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर काम कर रहे कुल अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या के बारे में जानकारी भी मांगी गई थी। योगी सरकार ने कितनी भर्तियां की? केशव ने पूछा कि संविदा भर्ती में आरक्षण नियमों का कितना पालन किया गया। उन्होंने 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण विसंगति के बाद चयनित 6,800 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के मामले का भी जिक्र किया था। उनका मानना था कि शिक्षक भर्ती में आरक्षण का यह मामला लंबे समय से अटका है, जिसकी वजह ओबीसी वर्ग में अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में इसका पालन होना चाहिए। नियुक्ति विभाग से आरक्षण दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में विवरण मांगने वाला मौर्य का पत्र सार्वजनिक होते ही खलबली मची। बाद में यह बताया गया कि यह पत्र पिछले साल का है और हाल ही में लिखा गया पत्र अनुस्मारक यानी मेमोरेंडम है।
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से जानकारी मांगी थी उससे उनका राजनीतिक मकसद भी समझा जा सकता है। दरअसल नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। ऐसे में बिना उनकी मंजूरी के न तो कोई शासनादेश क्रियान्वित हो सकता है और न ही कोई सूचना जारी हो सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने संविदा भर्ती में ओबीसी और दलितों को आरक्षण का मुद्दा उठाकर एक बड़ी राजनीतिक चाल चली है। दिलचस्प है कि इस मामले में बीजेपी के सहयोगी दल भी मुखर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में इसी तरह सवाल पूछने वाली एक अन्य ओबीसी नेता अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल भी हैं। उन्होंने अपने पत्र में सुझाव दिया था कि राज्य में एससी एसटी ओबीसी कोटे के अंतर्गत आने वाले पदों को खाली रखा गया और धीरे धीरे उन्हें अनारक्षित यानी अनरिजर्व कर दिया गया, जिसे सार्वजनिक रूप से जारी कर दिया गया था। पिछड़े वोट बैंक से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेताओं को भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपने साथ जोड़ रखा है। लखनऊ में अपने कैंप कार्यालय में वे लगातार विधायकों और प्रमुख नेताओं की मेजबानी कर रहे हैं, जिनमें सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर जैसे बीजेपी के ओबीसी सहयोगी भी शामिल हैं। मौर्य की एक अन्य ओबीसी नेता निषाद पार्टी के संजय निषाद के साथ बैठक हुई। 23 जुलाई को उनकी इस टिप्पणी के तुरंत बाद हुई कि बुलडोजर का दुरुपयोग लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में एनडीए की गिरावट की एक बड़ी वजह थी। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष की आवाज से आवाज मिलाने की केशव प्रसाद मौर्य की रणनीति को राजनीतिक विश्लेषक यूपी की ओबीसी राजनीति में बढ़त हासिल करने की कवायद बता रहे हैं। सुशील पांडे कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समुदाय से आते हैं और वे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ओबीसी चेहरा हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ओबीसी मतदाता बिखरा है उससे बीजेपी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य अब इस मुद्दे को उठाकर अपनी ओबीसी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आधारित बीजेपी के सहयोगी दलों का भी साथ लेकर केशव न केवल योगी सरकार पर दबाव बना रहे हैं बल्कि खुद को बीजेपी सहयोगियों के बीच एक सर्वमान्य पिछड़े नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश में केशव प्रसाद मौर्य को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीधी चुनौती मिल रही है। सपा ने ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उन पिछड़े मतदाताओं में सेंध लगा दी है जो वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव तक भगवा दल के साथ खड़े थे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि उत्तर प्रदेश में मॉनसून का ऑफर है, 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि देश और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी का मजबूत संगठन और सरकार है, सपा का पीडीए धोखा है। इससे पहले 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी नेताओं की कलह की सामने वजह आई। यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है और कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद से यूपी सरकार के 2 शीर्ष नेताओं के रिश्ते सामान्य नहीं दिख रहे हैं। अब जरा केशव प्रसाद मौर्य के बारे में भी समझते चलिए। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से निकल राजनीति में जगह बनाई है केशव प्रसाद मौर्य ने। केशव प्रसाद मौर्य का जन्म इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज में शामिल रहे कौशाम्बी, अब जो कि अलग जिला बन चुका है, वहां के सिराथू तहसील के सिराथू गांव जो वर्तमान में नगर पंचायत हो चुका है, में 7 मई 1969 को हुआ था। पिता इनके छोटे से किसान थे। 3 भाई 3 बहनों में केशव का नंबर तीसरा था। परिवार की माली हालत भी ठीक नहीं थी। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पिता के साथ मजदूरी, चाय बेचने के अलावा कई ऐसे छोटे छोटे कामों की शुरुआत की। शुरुआती शिक्षा गांव के ही एक प्राथमिक विद्यालय से हुई, फिर पास के जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। इस दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संपर्क में आकर स्वयंसेवक बने। केशव आगे की पढ़ाई के लिए 1989 में प्रयागराज आ गए। इस दौरान वे विश्व हिंदू परिषद में पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री ठाकुर गुरजन सिंह, परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल के संपर्क में आ गए।
केशव प्रसाद मौर्य को विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते प्रयागराज के यमुना पार इलाके के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिल गई। इस वक्त तक राम जन्मभूमि आंदोलन गज पकड़ चुका था और इसमें केशव प्रसाद मौर्य भी सक्रियता से शामिल हुए। संगठन का कार्य करते रहने के साथ उन्होंने 1993 में हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य रत्न की उपाधि ली। अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के बाद केशव विश्व हिंदू परिषद के गोरक्षा अभियान का हिस्सा बने। इस संगठन में विभाग और संभाग का काम देखने के बाद वे संगठन मंत्री के तौर पर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद लंबे समय तक अयोध्या में प्रांत संगठन मंत्री के तौर पर काम किया। वर्ष 2002 में कुछ पारिवारिक वजहों के चलते वे अपने घर लौट आए। इसके बाद 2004 में इलाहाबाद में शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में उपचुनाव लड़ा। यह उपचुनाव माफिया अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर हो रहा था। इस सीट पर अतीक का भाई चुनाव लड़ रहा था, जो तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। हालांकि वे यहां से भी जीत नहीं पाए। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में भी केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता न मिली। इसके बाद 2012 में केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू विधानसभा सीट से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया। यह उनके राजनीतिक जीवन की सबसे कठिन चुनौती थी, क्योंकि यह सीट कभी बीजेपी में जीती ही नहीं थी, बीजेपी में थी ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव में सिराथू में पहली बार भगवा झंडा फहरा दिया। इसके बाद 2 साल बाद फूलपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को अपना प्रत्याशी बताया और केशव प्रसाद मौर्य विजयी रहे। बीजेपी ने जब 2017 विधानसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज की, तो सबसे बड़ी चुनौती सपा के पिछड़े वोट बैंक में सेंध लगाने की थी। इसके बाद बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर दांव खेल दिया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं में जमकर जोश भरा। नतीजा वर्ष 2017 में पार्टी और उसके सहयोगियों ने मिलकर यूपी की 325 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। इसलिए कई लोग उन्हें इस समय यूपी के मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार के रूप में देखते थे, जब तक कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें पछाड़ नहीं दिया। मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन यहां भी समझौता करना पड़ा, क्योंकि पार्टी ने आदित्यनाथ के लिए 2 डिप्टी सीएम नियुक्त किए। हालांकि केशव पर भाजपा संगठन का विश्वास बना रहा। 2022 के विधानसभा चुनावों में मौर्य को अपनी सीट सिराथू से हार के बावजूद पिछड़े मतदाताओं में पैठ के चलते डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी गई। इन दिनों खुद को आरक्षण और संविधान का सच्चा समर्थक बताने की कोशिश में केशव योगी सरकार पर भी सवाल खड़े करने से चूक नहीं रहे। ओबीसी नेता और लंबे समय से आरएसएस कार्यकर्ता केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 में योगी आदित्यनाथ के सामने जब सीएम का पद खो दिया, तब से उनके समर्थकों ने अपने असंतोष का बमुश्किल दर्द छिपाया। वे शायद अब बदली परिस्थितियों में उन्हें बड़ी भूमिका में देखने की आस लगाए बैठे हैं। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी से अपनी आवाज बुलंद करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं, इसका परिणाम यूपी के उपचुनाव, साथ ही साथ में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ असर छोड़ेंगे। नमस्कार।